Hey guys, हेलो गाइज, वेलकम बैक। असर्शन रीजन इज समथिंग लाइक बच्चों को काफी कंफ्यूजन हो रहा है। हेलो गाइज, वेलकम बैक। मैं हूं संजीव पांडे और आप देख रहे हो एड्यू मंत्रा। तो आज हम लास्ट टाइम की वीडियो जो बनाई थी मैंने, उसी के कॉन्टेक्स्ट में ये वीडियो है, क्योंकि वहां पर जब मैंने ये कहा था कि केस बेस्ड क्वेश्चन जो है वो तुम्हारा एक गेम चेंजर की तरह होगा, तो कई बच्चों ने ये कहा कि सर असर्शन रीजन जो है ना ये हमको ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है। तो काइंड ऑफ कुछ ऐसे आए थे, असर्शन रीजन टफ है सर, प्लीज हेल्प। ठीक है, असर्शन रीजन में कंफ्यूजन हो रहा है, कैसे हम उसमें ऑप्शंस को पिक करें। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ के कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में मैं आज का जो वीडियो है ये रहेगा, और इसके बाद इस वीडियो के एंड में आई होप तुमको एक ये चीज पता लगेगी, यू हैव दिस साइंटिफिक अप्रोच यहाँ पर नीडेड होता है जब ऐसे वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो असर्शन रीजन में वो साइंटिफिक अप्रोच क्या होगा, मैंने लास्ट ईयर ना एक ग्लिम्स दिया था इसका, बट मैं आज ना वो डिटेल में बताने वाला हूँ एग्जैक्टली असर्शन रीजन को टैकल कैसे किया जाता है, और अगर आपने थोड़ी भी पढ़ाई करी है तो उसको कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो यहाँ पर, वो हम बेसिकली सीखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि देखो नॉर्मल एमसीक्यू, कुछ अगर मान लो आपके पास ऐसा एक नॉर्मल एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो इसमें क्या होता है, इसमें तुम्हारे पास ये है कि 4 ऑप्शंस दिए हैं, या तो ए, या तो बी, या तो सी, या तो डी। मतलब अगर मान लो किसी को ये क्वेश्चन हल्का हल्का आता है, हल्का हल्का उसका पता है, वो एकदम सटीक नहीं पता है, तो उसके पास चांसेस कितने होते हैं, अगर मतलब वो इक्का दुक्का तिक्का ये करे, हाँ, तो यहाँ पर चांसेस कितने बनेंगे। अगर मान लो उसने ये टिक कर दिया रैंडमली, तो कितना % चांस हो गया भाई, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी भाई 4 में से 1 यानी 25% चांस हो गया उसके करेक्ट होने के, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, और हल्का हल्का पता है फिर भी इतना कम चांस। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि नॉर्मल एमसीक्यू से टफ होता है असर्शन रीजन, तो गलत है, बल्कि वहां पर आपको समझो इंटरनल चॉइसेस की तरह वो होता है लगभग हर सवाल में। यू गेट सम काइंड ऑफ लॉजिक देयर, और इसके लिए जो है ना वो नॉर्मल एमसीक्यू के कंपैरिजन में आपका जो असर्शन रीजन है इट इज मोर इजियर। सर कैसे? ठीक है, तो जिनको भी ऐसा अगर मतलब मेरे ख्याल से कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने उस लॉजिक को समझा होगा, और अगर समझा भी है तब भी वहां पर वो जो क्लैरिटी है ना, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कैसे ये चीज वर्क करती है, कैसे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी वर्क करता है। वो हम देखते हैं कि व्हेन इट इज दिस नॉर्मल क्वेश्चन 25% का चांस है, वो भी पता नहीं कितना है ना, वो भी कैसे एक्ट करेगा। लेकिन जब हम असर्शन में जाते हैं तो मिनिमम 50% हो जाता है, अगर आपने थोड़ी पढ़ाई करी है तो। कैसे होता है देखो, तो यहाँ पर यू हैव क्वेश्चन भी इस तरीके से होता है, मतलब आपका मेन क्वेश्चन जिसमें अगर आपको 2 स्टेटमेंट दिए होते हैं, है ना, एक स्टेटमेंट को हम असर्शन बोलते हैं, दूसरे स्टेटमेंट को रीजन बोलते हैं, तो ऐसे 2 स्टेटमेंट दिए होते हैं, राइट। इफ ए कब मार्क करते हैं, हमको ए कब कहना है, व्हेन बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों ट्रू है, और ये इसको सपोर्टिंग स्टेटमेंट, ये रीजन इसी असर्शन का है, तो हम ए बोलते हैं। व्हाई वी से, हाउ वी से बी, या व्हेन वी से दिस बी। सर ये तो हमको पता है, बस खाली देख लो बी कब बोलते हैं। सो व्हेन बोथ आर ट्रू एंड दिस इज नॉट एक्सप्लेनिंग, मतलब असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू है, बट ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ये रीजन इसका नहीं है, ये अलग स्टेटमेंट है, इट इज नॉट एग्जैक्टली सपोर्टिंग दिस। सी कब बोलते हैं सर, सी तब बोलते हैं जब ए इज ट्रू, असर्शन ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है, बराबर ना। और डी तब बोलते हैं जब हमारा असर्शन होता है फॉल्स और रीजन होता है ट्रू। सर ये तो हमको पता है, आई नो तुमको पता है, ठीक है, ये चीज तुमको पता है। तो बेसिकली अब यहाँ पर ये जो प्रोबेबिलिटी है या तुम्हारा जो लॉजिक है वो कहाँ पर काम आता है, मैं ना आपको इसके आगे एक आएगा वो वाला, इसका जो तुम्हारा टर्म है, ठीक है, वो आ जाएगा। सो बेसिकली 1 मिनट रुक जाओ यार। सो बेसिकली होता क्या है, तुम्हारे पास 2 स्टेटमेंट्स होते हैं, मतलब ये बोलने में जब असर्शन और रीजन बोलते हैं ना तो वो थोड़ा उसी में कंफ्यूजिंग सा हो जाता है। पहले ये समझना कि वो एक्चुअली क्या होता है, एक क्वेश्चन के अंदर 2 स्टेटमेंट्स होते हैं, स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2। स्टेटमेंट नंबर 1 को ए कहा जाता है यानी असर्शन, यानी एक ब्लैंक स्टेटमेंट है, प्रॉपर स्टेटमेंट है, और दूसरा है आर यानी रीजन, कुछ ऐसा है। और बाकी थ्योरी में बाकी तो है, तुमको पता है ऑलरेडी, ठीक है, ए कब बोलना है, बी कब बोलना है, सी कब बोलना है और डी कब बोलना है। ओके सर, अब वो जो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है वो कैसे काम करती है,
मैं आपको आगे एग्जाम्पल भी दूंगा, ठीक है, ध्यान देना। इफ एनी वन स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है, मतलब तुमने वो दो स्टेटमेंट पढ़ा और तुमको मतलब भले ही उसके बारे में पूरा क्वेश्चन का कंप्लीट आइडिया ना हो, पर वो दो स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट पकड़ में आ गया कि ये गलत है, ये फॉल्स है, ये तो है ही नहीं आपका, मतलब वहां तो सही हो गया, मतलब वो क्वेश्चन ही सही हो गया आपका। कैसे? अगर तो जैसे ही फॉल्स हो गया मतलब तुमको समझ में आ गया कि तुम जीत गए, अब आ गया, तो एक भी गलत स्टेटमेंट पकड़ लिया तुम्हारा सही हो गया वो क्वेश्चन, ठीक है। सो रीजन इज, अगर रीजन फॉल्स है तो ऑप्शन सी, मतलब सेकेंड स्टेटमेंट है ना, रीजन का मतलब क्या है, सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, राइट। सो सेकेंड स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो सीधा आप सी मार्क कर दोगे, और अगर असर्शन फॉल्स है यानी फर्स्ट स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो सीधा आप क्या मार्क कर दोगे, डी। तो मतलब जैसे आपको गलत आंसर, गलत स्टेटमेंट पकड़ में आया ना, दोनों में से कोई एक, दोनों तो हो ही नहीं सकता, दोनों में से कोई भी एक अगर गलत पकड़ में आया मतलब तुमने सही पकड़ लिया, ठीक है, ये चीज हो गई। मतलब कितना प्रोबेबिलिटी के हिसाब से अगर तुमने, अगर ये सी और डी में से कोई आंसर है, ठीक है, या सी और डी, मतलब एक स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो फॉल्स पकड़ने का तुमको कितना फायदा मिला, सीधा तुम्हारा चांसेस हो गया 50%। कैसे 50%? मतलब अगर मान लो 10 सवाल है, 10 में से, ठीक है, चांसेस है कि 5 सवाल में ये लॉजिक होगी, है ना, प्रोबेबिलिटी है ना, 10 सवाल है, 4 ऑप्शंस है, तो हो सकता है कि 5 सवाल में ए और बी और अगले 5 सवाल में सी। मतलब तुम्हारे पकड़ लेने का, फॉल्स पकड़ लेने का, 10 में से फॉल्स पकड़ लेने का चांसेस कितना है, 50%, ठीक है, हल्का हल्का भी पता है तो, ठीक है। आगे और देखना, इसके बाद ए और बी के, सी और डी तो समझ में आ गया सर, ए और बी वाला मतलब फॉल्स है ही नहीं, तो फॉल्स है ही नहीं, तो दोनों ट्रू है, तो दोनों ट्रू समझ में आ रहा है, स्टेटमेंट असर्शन ट्रू है, तो यहां पर हमको पता है क्या करना होता है, हमको जस्ट चेक करना है कि हाँ रीजन उसका है कि नहीं। यस, बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम, जस्ट चेक द सपोर्ट। अब यहां पर ना, यहीं पर होता है कंफ्यूजन, यहीं पर होता है कंफ्यूजन, और यहीं पर वो बच्चा सही दे पाएगा जिसने मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हो, ठीक है। बिकॉज दोनों स्टेटमेंट ट्रू है मान लिया, काफी टाइम बहुत क्लोजनेस होती है स्टेटमेंट्स के अंदर, तो तुमको वो जो कनेक्शन है ना, वो लिंक है कि नहीं, या ये उसी का रीजन है कि नहीं, ये पकड़ में दिक्कत होती है। सो जस्ट चेक द सपोर्ट, है ना, चेक द सपोर्ट ऑफ सेकेंड स्टेटमेंट ऑन द फर्स्ट। दूसरे स्टेटमेंट का जो सपोर्ट है या रीजन का जो सपोर्ट है वो असर्शन के हिसाब से है कि नहीं एकदम 100%, वो तुमको चेक करना है, ठीक है। अगर है, अगर रीजन असर्शन को सपोर्ट कर रहा है तो तुम्हारा आंसर हो गया ए, ठीक है। अगर नहीं कर रहा, इफ द रीजन इज नॉट सपोर्टिंग योर असर्शन, तो तुम्हारा आंसर क्या हो गया, बी हो गया। सर ये तो ठीक है, पर यही तो मसला है, सी और डी में तो समझ आ गया, और जिनको वो भी नहीं आया, मैं आपको एकदम केस लेके बताऊंगा कि कैसे ये चीज वर्क करती है ना, वो मैं आपको यहां पर बताता हूं। चलो, सो पॉसिबिलिटीज देखते हैं। सो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, जस्ट चेक। सपोज ये क्वेश्चन 1 है, ठीक है, क्वेश्चन 1 सर, ठीक है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, दिस इज कॉल्ड असर्शन, दिस इज कॉल्ड रीजन, ठीक है सर। इसका मान लो ये स्टेटमेंट पढ़ के कुछ समझ नहीं आया, कुछ समझ नहीं आया, पहला स्टेटमेंट पढ़ के कुछ समझ नहीं आया, तुम लोग छोड़ो ये क्वेश्चन, ऐसा नहीं करना। इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट पढ़ने का, और जैसी पकड़ में आया कि दूसरा स्टेटमेंट तो सरासर गलत है, बस तुम्हारा काम हो गया, तुम्हारा आंसर आ गया सी। समझ में आया? भले यू डोंट नो द स्टेटमेंट, है ना, सारा इंफॉर्मेशन नहीं पता था, ये पहला स्टेटमेंट नहीं पता चला, पता ही नहीं चला क्या सही है कि गलत है, पर दूसरा वाला पता लग गया कि वो गलत है, वो श्योर है, तो आपका आंसर हो गया सी। मतलब आप 100% सही हो गए यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो दोनों स्टेटमेंट में से पहला वाला फॉल्स, ये तुम श्योर हो, और दूसरा वाला पता ही नहीं है, तुमको उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो उसके लिए टेंशन की जरूरत नहीं है, पहला वाला फॉल्स हो गया ना, सीधा तुम्हारा आंसर क्या आ गया, डी, एंड यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये ऐसे वर्क करता है, ठीक है। नॉर्मल एमसीक्यू और इसको कंपेयर कर लो, तो यहां तुम्हारा सी या डी जब आंसर होगा तब तो तुम, है ना, काफी हद तक युवा सी। अच्छा, इसके बाद सर ए और बी होगा तो क्या, सो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी वो भी है कि यहां पर तुमको थोड़ा दोबारा सोचना पड़ेगा उस क्वेश्चन को लेके, व्हेन उतना तगड़ा प्रिपरेशन ना है तो इसमें क्या होगा कि दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू है सर तो क्या करें, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो ऑप्शन के चांसेस क्या है आपके पास, या तो ए या तो बी, राइट, ए और बी में से ही है,
तो अब इसमें से अगर मार्क करना है आपको तो फिर वहां पर क्या होगा कि अगेन एकदम नॉर्थ साउथ वाला स्टेटमेंट है, एक इधर का स्टेटमेंट, एक एकदम अलग स्टेटमेंट, तब तो इजीली बोल सकते हो कि कनेक्शन नहीं है, आंसर इज बी। लेकिन दिक्कत कब होती है जब क्लोज एक ही टॉपिक के ऊपर क्लोज स्टेटमेंट्स दिए होते हैं तब, तो उसमें वो लिंक को फाइंड आउट करना वहां पर तुम्हारा चैलेंज होता है, राइट। तो इसके लिए सर क्या ही कर सकते हैं हम, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया उन बच्चों के लिए जिन्होंने कुछ पढ़ाई करी होती है। उन बच्चों के लिए जिन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, कुछ भी पता ही नहीं है टॉपिक के बारे में, उनके लिए तो वो एमसीक्यू हो या ये एमसीक्यू हो या सीबीएसई बेस्ड केस बेस्ड हो, कोई भी चीज ले आओ सारा ही शून्य है। तो भाई अगर तुमको स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में से यानी असर्शन रीजन में से ये भी डोंट नो ही है और ये भी डोंट नो ही है, तब तो वो चारों में से तब क्या करना पड़ेगा, जय माता दी करना पड़ेगा, सर पकड़ोगे, ठीक है। सो इफ यू डोंट नो द टॉपिक एट ऑल दैट इज अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है। तो उसके लिए ये है कि तुमने, और ऑब्वियसली अगर 10th का बच्चा है तो उसके तो ठीक है भाई वो पढ़ रहा है, बट 9 का कोई बच्चा देख रहा है तो ये बात ध्यान रखें तुमको टॉपिक पढ़ना तो है एटलीस्ट, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है। और इसको इसमें मतलब अगर तुमने टॉपिक का आइडिया है काफी हद तक, अगर तुम मतलब काफी सेफ हो इसके अंदर कंपेयर टू दैट एमसीक्यू जो सिर्फ 4 ऑप्शन में से एक पिक करना था, यहां पर तो तुम्हारे पास असर्शन रीजन में वो एडवांटेज है, ठीक है सर, अच्छी बात है। तो क्या मतलब हम करें क्या एग्जैक्टली अब असर्शन रीजन को मजबूत करने के लिए, तो आपको मैं कुछ टेक अवे पॉइंट्स देता हूं, ठीक है, ध्यान से देख लेना। और मैं इस बार के लिए बच्चों के लिए मैं लगातार इन पॉइंट्स को, मैक्सिमम पॉइंट्स को मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि तुम इसको फॉलो करो। क्या होता है ना, तुम जब उसको हमेशा वो चीज आ रही होती है ना सामने अपने, तो अपने आप दिमाग चल रहा होता है, ठीक है। सो प्रैक्टिस मैक्सिमम क्वेश्चंस, ठीक है। इस बार का वही दिक्कत है कि तुमको मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव, टर्म 1 की बात हो रही है, मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव्स प्रैक्टिस करना है तुम्हारा सिलेबस के अकॉर्डिंग, रिड्यूस हो गए वो सब ध्यान में रखते हुए। सो प्रैक्टिस मैक्सिमम क्वेश्चंस, ठीक है। और इसके अलावा सेकेंड इज एनसीईआरटी। अच्छा मैक्सिमम क्वेश्चंस के ऊपर मैंने एज आई सेड लास्ट टाइम ऑल्सो, ठीक है, अपनी जो एड्यू बुक है, ठीक है, उसका आपको लिंक नीचे मिल जाएगा, हमारी किताब जिसमें टर्म 1 के अकॉर्डिंग आपको एमसीक्यूज चाहे केस बेस्ड हो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो, सब चीज मिल जाएगी उसमें, ठीक है। तो यू कैन चेक। और दूसरी बात, डोंट लीव एनी लाइन फ्रॉम एनसीईआरटी, ये करते हैं है ना, मतलब हमने सर ऑब्जेक्टिव ही तो है तो क्या मतलब इतना एनसीईआरटी, हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया तो हो गया ना, नहीं हो गया। मैंने कहा है ना कि ऑब्जेक्टिव ही खतरनाक साबित हो सकता है, ठीक है। 40 में से 35 लाना, चलो 35 तक लाना आसान हो सकता है, उसके ऊपर सो फॉर दैट यू नीड दिस, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा एकदम डिटेल में भाई मेरे को पूरा ही चाहिए, मैं आई एम डूइंग इट फॉर 100%, यू हैव टू डू इट। और लाइन सिर्फ एनी लाइन नहीं, डोंट लीव एनी लाइन पर नहीं, आपको कॉन्सेप्ट समझना है क्योंकि ये उसी सब पे बेस्ड होता है भाई, ठीक है। इन टेक्स्ट एंड एक्सरसाइजेस, एक्सरसाइज क्वेश्चंस और टेक्स्ट बुक के बीच बीच वाले क्वेश्चंस होते हैं वो प्रीवियस 10 ईयर का क्वेश्चन, सर क्या बात कर रहे हो, वहां पर कहाँ ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स है। बट एज आई सेड जो ट्रिक्स है ना वो तो वहीं से उठेंगी, है ना, सीबीएसई क्या देता है वो तो वहीं से पता लगेगा। तो प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस का जो तौर तरीका है वो आपको, जो उनका तरीका है कि भाई किस चीज से वो पूछ लेते हैं, वो आपको वहां से पता लग जाता है। कई सारे नए सवाल मतलब जो टेक्स्ट बुक से कनेक्ट थोड़ा डिफरेंट हो गए ना, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है। एंड ऑब्वियसली सेल्फ टेस्ट होना जरूरी है फ्रीक्वेंट बेसिस पे, ठीक है। तो इसके लिए भी हमारे बच्चों ने एज पर डिमांड करने के हिसाब से हमने जो T1 जुनून T1 जो है वो अपने एड्यू मंत्रा ऐप पर आया हुआ है, यू कैन चेक इट, इट इज देयर, बस है, ठीक है, यू कैन जस्ट चेक, हैव अ लुक, और बढ़िया है। सो इसके अलावा तुमको अगर सेल्फ टेस्ट भी करना है ना, सेल्फ टेस्ट मतलब खुद भी अगर मान लो कि तुम्हारे पास क्वेश्चन है, लिख दिया, या मान लो कहीं से तुमने क्वेश्चन पेपर मिला है, तुम उसको प्रैक्टिस करना चाहते हो, यू कैन डू इट बाय योर ओन एज वेल, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी बातें हैं जो मैं चाहूँगा कि इन बच्चों को, ठीक है, कि आप लोग कनेक्ट करो इसको और इसको इम्प्लीमेंट करो, चाहे एनसीईआरटी हो, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हो, बट अगर ध्यान रहे कि क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करने हैं जो धीरे धीरे लेवल बढ़ते रहे, जैसे हम तोड़फोड़ में कर रहे हैं, अभी एक नॉर्मल लेवल चल रहा है यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। इसके बाद स्लोली जब आगे जाएंगे तो हम लेवल और बढ़ता जाएगा,
तो उसकी तैयारी होती जाएगी। ठीक है, पहले हम इसलिए थोड़ा सा आराम से आसान देते हैं ताकि वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। ठीक है, वो प्रैक्टिस जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। सो दीज आर सम पॉइंट्स जो दिमाग में रखने हैं। और इसके अलावा अगर कोई और डाउट हो, असर्शन रीजन, आई होप आपको थोड़ा वो साइंटिफिक अप्रोच जो है वो समझ में आया होगा कि व्हेन, जैसे ही मुझे समझ में आ रहा है कि भले एक स्टेटमेंट मुझे एकदम बाउंसर गया, एक स्टेटमेंट गलत पकड़ में आ गया, मैं फट से आई वॉन्ट। ठीक है, तो इसमें एक स्टेटमेंट गलत पकड़ में आया तो आपने वो बोलते ना 50% पकड़ लिया आपने, मतलब योर दैट आंसर इज करेक्ट एटलीस्ट। ठीक है, और अगर दोनों सही है तब भी इट डिपेंड्स ऑन योर प्रिपरेशन, क्योंकि उसके बिना तो भाई आप दो ही ऑप्शन होगा तब भी गलत करने का चांस ज़्यादा होगा, है ना। तो इसी के साथ हम आज के सेशन को क्लोज करते हैं। कुछ और डाउट, कुछ और दिक्कत हो तो भाइयों यहाँ बता देना। चलो बाय बाय एंड यस, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट गाइस।